दो सूबों के गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने को तैयार नहीं। दूसरा, नून लीग की सोहबत का असर देखें कि जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी भी ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट पर राजी हो गई है। हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज 27 मार्च 2022 को हुआ था। इंशाल्लाह वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। लाहौर में 3000 से ऊपर कारकुनान हैं कि जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया। हम हल्फ देते हैं और ऐद करते हैं कि हम आइन शिकनी की हर कोशिश के सामने मज़ामत करेंगे, सियासी मज़ामत करेंगे और हम जेलों को भर देंगे। हम अपने आप को खुद इस तहरीक के लिए और इस जेल भरों के लिए पेश कर रहे हैं। बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि जी सबके साथ बैठकर बात होनी चाहिए, वो जिनको हम पसंद नहीं करते उनको भी साथ आना चाहिए। 13 जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, अदालतें इनके साथ हैं, मीडिया इनके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। यहाँ पर क्या वाकई आज़ादी इज़हार राय है? क्या यहाँ पर वाकई ताकत का सरचश्मा आवाम है? तो जवाब क्या होगा? नहीं। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जानिसार अख्तर का एक शेर है, शर्म आती है कि इस शहर में हम हैं जहां ना मिले भीख तो लाखों का गुजारा ही ना हो। आज दुनिया में पाकिस्तान में लगी दो कतारों का चर्चा हो रहा है। एक भूख मिटाने के लिए आटे की कतार में लगे गरीब गुरबा और दूसरी तरफ ब्रांडेड कॉफी शॉप के बाहर लंबी कतार में लगे हाथ में पैसे पकड़े अमीर उमरा। इस दूसरी कतार को देखकर कहीं से नहीं लगता कि हम दिवालियापन के धाने पर खड़ी कौम है। लेकिन क्या करें, आवाम तो आवाम, हुक्मरान भी कुछ कम नहीं। एक तरफ खजाना खाली होने के ढिंडोरे पीटे जा रहे हैं, दहशतगर्दी की सर उठाती लहर के रोने रोए जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों का शौक कम होने में नहीं आ रहा। खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़लज़ला मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए तुर्किया जाएंगे। वज़ीर आज़म इस दौरे के लिए बहुत बेकरार है। पहले इन्हें तुर्की की हुकूमत ने आने से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सिफारत खाने का दौरा करके इस इज़हार यकजहती की बेकरारी को कम करने की कोशिश की, लेकिन अफाका नहीं हुआ। अब फिर इज़हार यकजहती के दर्द ने बेकरार किया है, इसलिए अब ज़लज़ले से तबाह हाल तुर्किया जाकर ही दम लेंगे। मुल्क मुआशी बहरान या आइनी बहरान का शिकार है तो इस तजर्बाकारी के खमियाजे अवाम भुगत रहे हैं। IMF की फरमाइश है, IMF की फरमाइश पर बिजली और गैस महंगी करने के बाद अब हुकूमत 170 अरब के टैक्सों की तलवार सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चलाना चाहती है, जिस पर सदर ने एतराज़ात उठा दिए हैं। हुकूमत इसका हल ढूंढ निकालेगी, मगर आइनी बहरान का हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। दो सूबों के गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने को तैयार नहीं। दूसरा, नून लीग की सोहबत का असर देखें कि जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी भी ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट पर राजी हो गई है। अब आगे क्या होने जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। सिद्दीक जान और सुमैया रिजवान मेरे साथ हैं। एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेनेटर हैं, वाने बाला के मेंबर हैं और कन्वीनर हैं जेल भरो तहरीक के। इमरान खान साहब ने हाल ही में इन्हें ये जिम्मेदारी है। सेनेटर साहब, लगता यह है कि आपको जेल ही भरने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो लग रहा है कि खत्तो खिताबत ही खत्म नहीं हो रही। जी बहुत शुक्रिया उसामा भाई। जिस हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज 27 मार्च 2022 को हुआ था, इंशाल्लाह वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। आज एक आईनी बहरान पैदा हो चुका है और मेरी एक नाक़िस फहम के मुताबिक आइन टूट चुका है और इसके बाद तो और कोई कसर नहीं रह गई है। 4 रोज हो गए लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर के साथ मिलकर इंतखाबात की तारीख दे, लेकिन आज मीटिंग होने के बाद इलेक्शन कमीशन का जो एलामिया आपकी नजर से भी गुजरा होगा और मेरी नजर से भी गुजरा है, इतना मुहम्मल और बेमानी कोई एलामिया नहीं होता जिसमें कोई मुस्तकबिल का रास्ता नहीं बताया गया। और ये खबर ये चल रही है कि गवर्नर साहब हाई कोर्ट से मशवरा करेंगे, यानी हाई कोर्ट का हुक्म मानने के बजाय हाई कोर्ट से मशवरा करेंगे और उनकी जुरिस्डिक्शन चैलेंज करेंगे। चुनांचे आप मुझे बताइए कि आइन को डिसोबे करना और उससे इनहराफ करना, इससे ज्यादा टिपिकल और क्या चीज है? यही असल में यहाँ तक पहुंचना था, जिसके नतीजे में इमरान खान ने आज से 4-5 रोज पहले ये फैसला किया था कि जिस दिन आइन शिकनी का आगाज हो जाएगा उसी रोज से हम अपनी जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। इसलिए कि हम कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाना चाहते कि जो अमन अमान के लिए मसला खड़ा कर दे, चलाओ घेराव हो और पथराव हो। हम एक पुरअमन रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं और अपने आप को पेश करना चाहते हैं कि हम हाजिर हैं
हमें गिरफ्तार कर लो, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम आइन की पामाली के रास्ते में कदरा है, हम खड़े हो जाएंगे चट्टान की तरह, ताकि इस मुल्क के अंदर एक ही मुतफिका दस्तावेज है, दस्तूर पाकिस्तान, ये उसको भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और नाम नहाद सारे जमहूरियत पसंद जो है इस वक्त इकट्ठे हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये एक फिक्रा मैं अर्ज कर दूं, ये जमहूरियत पसंद हो या इनके पसे पर्दा कुव्वतें हो, सबको हम ये बताना चाहते हैं कि हम हकीकी आज़ादी की इस जंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। और सेनेटर साहब, अब जिस तरह आपने जिक्र किया गवर्नर पंजाब का, उन्होंने तो अब लाहौर हाईकोर्ट से वजाहत मांग ली है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां पर पेशावर हाईकोर्ट ने कहा है इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहे। अब ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से पूछा जा रहा है। अब जो आप आइन की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से दरखास्त जा चुकी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकला पेश हो रहे हैं कि जल्दी इस केस को सुना जाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त गई है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से। अब आइनी और कानूनी इसके अलावा तो रास्ता कोई नहीं नजर आता कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाए, अदालतों में जाया जाए, क्योंकि फैसला भी आ गया, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा। तो अब आप जो करना चाह रहे हैं, आपकी नीयत पर शक नहीं, आपकी कोशिश अपनी जगह, मगर वहां तो राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि देखा 25 मई, अब आओ तो सही, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। इसी तरह कह रहे हैं कि जी आप आगाज करें, तो वो तो इंतजार करें कि आप जेल भरो तहरीक की तरफ आएँ और फिर एक जुल्म और जबर का, बर्बरियत का एक और एक बाब लिखा जाए, तो फिर लोग खौफजदा नहीं होंगे। हम तो देख रहे हैं खवातीन भी रजिस्टर करवा रही हैं, तो इसका लाहेमल क्या है? ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है? आपको लगता है वाकई लोग जेल भरो तहरीक की तरफ आएंगे और उससे कोई फर्क भी पड़ेगा इस हुकूमत को, जिसको 25 मई करते हुए बड़ा फख्र महसूस हुआ था? देखिए, जुल्म हो, राना सना की तरफ से बर्बरियत हो, जो फैसला हम कर चुके हैं जेलों में जाने का, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैंने गुज़श्ता 2 रोज के अंदर इस्लामाबाद, पेशावर और रावलपिंडी के अंदर और लाहौर के अंदर मैंने हल्फ लिए हैं वहां से लोगों से कि वो जेल भरो तहरीक के लिए तैयार खड़े हैं। और लाहौर में 3000 से ऊपर कारकुनान हैं कि जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया। पेशावर आज शाम तक एक फिगर आ जाएगी, इसी तरह रावलपिंडी आज लिया है, सुबह तक एक फिगर हमारे सामने आ जाएगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल हालात हो, हम अपने आप को खुद इस तहरीक के लिए और इस जेल भरो के लिए पेश कर रहे हैं। आपने पेशावर हाईकोर्ट का जिक्र किया, आज जो कुछ वहां पर रिमार्क्स दिए गए हैं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी अदालत ने कि कहीं भाग सके। अलबत्ता फिर 2 रोज दे दिए हैं कि जुमेरात को आगे आप तारीख चौधरी साहब, वो रिमार्क्स देखिए, यहाँ तो लाहौर हाईकोर्ट का फैसले को जूते की नोक पे रखा हुआ उन्होंने माजरत के साथ। वो कह रहे हैं कि आरलो जो करना है तौहीन अदालत के लिए जा रही है दरखास्त, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ आइन नहीं, यहाँ तो अब धौंस है, यहाँ तो अब जोर जबरदस्ती है। कब तक? क्योंकि 60 दिन का वक्त चाहिए होता है, चले 54 कर लें, 55 कर लें, इतना तो टाइम चाहिए। स्क्रूटनी है, कागजात नामजदगी हैं, इतराज़ात हैं, लिस्टें हैं, ये सारा कुछ। तो आपका कोई दिन जहन में है कि इस दिन से हम आगाज करेंगे जेल भरो तहरीक का, या 90 दिन गुजारेंगे आप? देखिए, 90 दिन नहीं गुजारेंगे, यानी मेरा ख्याल है कि वो दिन आए ही चाहता। सिर्फ ऐलान है, इमरान खान की तरफ से तैयारी हो जाए और ऐलान होना बाकी, वो दिन आया ही चाहता। मैं सिर्फ आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहता था कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी तकरीबन वही फैसला आएगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट में आया। और आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, मैं आपको चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सुना देता हूँ, जहाँ से 4 रोज पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था गुज़श्ता साल अप्रैल के अंदर कि हम नवंबर 2022 तक इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब ये कैसे पता पेश कर रहे हैं? कौन से ऐसे हालात के अंदर तब्दीली आ गई है जिसके सबब ये इंतखाबात? इलेक्शन कमीशन कहता है हम तैयार हैं, गवर्नर तारीख नहीं दे रहा। वो गवर्नमेंट कहती है जी हम तैयार है, इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा। खैर, सिद्दीक जान, इजाज़ चौधरी साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि तारीख आई चाहती है और गिरफ्तारियां जब आप देना शुरू करेंगे, जेल भरो तारीख शुरू करेंगे, ये बताएं कि क्या वो तारीख जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर है या 1 हफ्ते के बाद है? मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही है जी। हम ये जाहिर है अब ये देख रहे हैं कि जुमेरात को क्या होता है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, और मुझे यानी साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर केस की तारीख लग गई तो आपको मालूम हो जाएगा कि यानी एपेक्स कोर्ट के अंदर भी केस चला गया, अदालत उस्मा में भी चला गया। और उसके साथ अगर आइन की हिफाजत नहीं होती तो हम हल्फ इसी के ऊपर ले रहे हैं कि हम हल्फ देते हैं और ऐद करते हैं कि हम आइन शिकनी की हर कोशिश के सामने
मज़ाहमत करेंगे, सियासी मज़ाहमत करेंगे और हम जेलों को भर देंगे, अपना रास्ता खोटा नहीं होने देंगे और हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, नौजवान इसके लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। वो चाहते हैं कि वो अगर जेल में जाना पड़े, लोग रजाकाराना तौर पे अपने नाम दे रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा एजाज साहब, एक ऑप्शन और भी तो है ना कि सदर भी कह सकते हैं गवर्नर को हटाने का। उस हवाले से क्या कोई मुशावरत हो रही है या होगी? क्योंकि खबर यह है कि सदर पाकिस्तान कुछ दिनों में लाहौर का दौरा कर रहे हैं। देखिए, सदर पाकिस्तान तो दूसरे चौथे रोज लाहौर भी आते हैं, कराची भी जाते हैं और मुख्तलिफ पेशावर भी गए थे वो उस वाक़े के बाद। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये क्योंकि अदालतों की तरफ मामला चला गया और अदालत जो फैसला करती है उसका एहतराम किया जाना चाहिए। सिर्फ सदर भी एक बाकायदा अदारा है, ये नहीं मैं समझता कि वो उज़्व मुअत्तल है हमारे आइन के मुताबिक। लेकिन जब ये चीज अदालतों में चली गई है, 2 हाई कोर्ट्स में चली गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम इस बात को देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बारे में क्या नया अमल देती है। अब मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में लॉ ऑफ नेसेसिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी दोबारा आ सकता है। पूरी लीगल फर्टिलिटी जो है पूरी तरह तैयार खड़ी है इसके रास्ते में रुकावट के तौर पर। किसी जज को ये मेरा ख्याल है जरूरत नहीं हो सकती कि वो दोबारा नजरिया जरूरत को जिंदा कर दे, जिसे गहरा दफन कर दिया गया माजी के अंदर। यानी लोगों को याद है कि ये आजाद तभी होगा कि इसके अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। वरना आप सदीक जान साहब बैठे हैं, उसामा गाजी साहब आप जानते हैं 23 बरस तक इस मुल्क के अंदर कोई बाकायदा आइन नहीं बना था। 56 और 62 के दस्तूर तो कहलाते हैं लेकिन घोषणा थे। असल दस्तूर बना 1973 के अंदर और दस्तूर न होने की वजह से मुल्क 2 लफ्त हो गया था। आज भी अगर दस्तूर पे अमल दरामद नहीं होता और इतना कमजोर पाकिस्तान कर दिया है मार्शल लॉ ने, ये भी एक सूरत है आपके सामने। मैं ये कहता हूँ कि एक मार्शल लॉ होता है और एक पस मंजर का निजाम होता है कि जो उसी तरह के नताइज पैदा करता है। कौम को सब बातें मालूम है और बदरजा उतम इस नौजवान नस्ल को मालूम है। वो बराह रास्त सेंटर साहब आपकी बात दुरुस्त है। हाँ जी, अब तो इस हुकूमत के हामी भी कह रहे हैं कि अगर आइन आपने तोड़ दिया तो फिर ये मामला संभल नहीं सकेंगे। वो भी अब मजबूर हैं इनके खिलाफ बात करने पर कि तारीख में पहली दफा होगा कि कोई आमिर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर से जो खुद को जमहूरी कहते हैं वो आइन तोड़ेंगे। सिद्दीक जान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इजाज साहब से एक सवाल और है। इजाज साहब से एक और सवाल है। इजाज साहब ये बताएं, क्योंकि आप इस पूरी जो सबसे बड़ी इस वक्त तहरीक इंसाफ की मूव है, जेल भरो तहरीक, ये बहुत बड़ी मूव है और पिछले 30-40 सालों में हमने नहीं देखा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह से उसकी तैयारी की हो जिस तरह से तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही है। तो ये बताएं कि इमरान खान साहब के हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली है कि वो शुरू में ही गिरफ्तारी देंगे या आप समझते हैं उनको गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए या कारकुनान के बाद गिरफ्तारी देंगे? हिकमत अमली क्या है इमरान खान साहब के हवाले से? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, कमांडर का काम है कि वो कमांड करता है। वो कभी इस तरह का काम नहीं करता कि खुद तो गिरफ्तार हो जाए, वो खुद तो मैदान अमल में काम आ जाए और वो अपनी हिकमत अमली के तहत अपनी कुव्वत को मुनज़्ज़म करके आगे ना बढ़ा सके। इसलिए समझता हूँ बिल्कुल वाज़ेह है हम इस बात के ऊपर कि खान साहब को गिरफ्तारी नहीं देनी, लेकिन दूसरी टॉप लीडरशिप जो है वो हर वक्त तैयार है। हर ग्रुप के साथ के जो गिरफ्तारी देगा कम अज कम 5 लीडर होंगे और हम 5 पार्लियामेंटेरियन या हमारे सूबाई और मरकज़ी सदर के रहनुमा होंगे जो लोगों के साथ, नौजवानों के साथ गिरफ्तारी देंगे। इसलिए हम नहीं समझते कि जी इमरान खान को सबसे पहले गिरफ्तार होना चाहिए और हम ये फैसला कर चुके हैं कि वो इंशाअल्लाह ताला गिरफ्तारी के बगैर रहेंगे और हम मुजाहिमत करेंगे हर सतह पे। आपको मालूम है 20 रोज हो गए हैं जमान पाक के अंदर हजारों लोग होते हैं। इसी के सबब कि इस फस्ताई हुकूमत से हम कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। जिन लोगों ने उसकी जान को लेने की कोशिश की है 2 मरतबा और तीसरी मरतबा का मंसूबा रखा है, इसलिए उनकी हिफाजत करना। वैसे हम इंसान क्या हिफाजत करते हैं? खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? जी सेंटर साहब, अगर साहब आपने सवाल सुना मेरा? अगर गिरफ्तार करने की कोशिश होती है इमरान खान साहब को तो क्या करेंगे? सुमैया का सवाल है। सेंटर साहब हैं हमारे साथ लाइन पर?
मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हुई है, हम दोबारा कोशिश करते हैं कि सेनेटर एजाज चौधरी को जेल भरो तहरीक के इनको कन्वीनर इमरान खान साहब ने मुकर्रर किया है। और बड़ी खबर दी है एजाज चौधरी साहब ने कि 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। अभी आपने देखा लाइव सदीक जान ने उनसे सवाल किया। अभी एजाज चौधरी साहब जो आप बात कर रहे थे, सुमैया ने भी ये सवाल किया कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश होती है तो आप क्या करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपने फरमाया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। इमरान खान साहब तो आइन बहाली तहरीक की बात कर रहे हैं, फिर वो कैसे चलेगी? वो तो वकला सिविल सोसाइटी से रब्ता कर रहे हैं, तो आपकी लीडरशिप तो सारी अगर जेल में होगी और फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कोशिश हुई तो क्या करेंगे? सारी लीडरशिप तो जेल जा चुकी होगी। ये सुमैया का सवाल है। तो कि जब तक इमरान खान बाहर है उस वक्त तक आप समझे कि तहरीक जारी और सारी है, तहरीक खत्म नहीं होगी। और एक बात मैं अपने थोड़ा सा तारीखी फहम के मुताबिक अर्ज कर दूं, लीडरशिप गिरफ्तार भी हो जाए तो नीचे से लीडरशिप उभरती आएगी। ये तहरीकों का खासा होता है कि अगर सारी लीडरशिप को उठा के बंद कर दिया जाए तो नीचे से लीडरशिप खुद ब खुद उतरती है। और अब तो यानी आपका 15 साल से लेकर जो 25 साल तक का नौजवान है वो पूरी तरह हालात से आगाह है, वाकिफ है, उसे मालूम हो गया हुआ है कि कौन सी वो कुव्वतें हैं कि जो पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। वो चाहे एक डॉक्ट्राइन हो या दूसरा डॉक्ट्राइन हो, आपके शो और आपके टीवी के ऊपर आके साथ ही बता चुके हैं। इसलिए मैं ये अर्ज करता हूँ कि बिल्कुल आप ये न समझिएगा कि अगर मुझ जैसे लोग गिरफ्तार भी हो जाए, मुझसे ऊपर की लीडरशिप भी गिरफ्तार हो जाए तो ये तहरीक कभी बंद होगी, बंद नहीं होगी। इस तहरीक के अंदर नौजवान अपने आप को शामिल कर ले। अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर आप समझते हैं कि 5 से लेकर 7 करोड़ तक इस मुल्क के अंदर नौजवान है और 2.25 करोड़ वोट लिए थे तहरीक इंसाफ में 2018 के अंदर, इसलिए ये तहरीक खत्म नहीं होती। और हमारे जैसे लोग, मैं सदीक जान साहब से ये अर्ज कर लेता हूँ, एक फिक्रा मेरा सुनने फिर मैं सवाल सुनता हूँ। हमारे जैसे लोग इस धरती के सीने पे तकरीबन बोझ है। मैं तो अपने घर से निकला हूँ इस अज़म के साथ कि इसको आखिरी सतह तक, अंजाम तक लेकर जाएंगे। जान भी जाती है तो चली जाए, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं है। यही चीज नकद हमारे पास मौजूद है, वही इस रास्ते में ये हक और सच का रास्ता है। मुझे यकीन है अपने दिल की गहराइयों से कि इस रास्ते के अंदर अगर जान भी जाएगी तो अल्लाह ताला उसको कबूल कर। जी सदीक जान। एजाज चौधरी साहब ये बताएं कि आप ही इस वक्त सारे इस मामले को देख रहे हैं, तो अगर आपको ही हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है तो कोई आपने मैकेनिज्म बनाया है ऐसा कि आपके बाद कौन इस सारे मामले को देखेगा? जी इंशाअल्लाह ताला जी मैकेनिज्म मौजूद है, नाम हम किसी का भी नहीं बताएंगे, वो आज खुद सामने आ जाएगा। और मैं नहीं समझता कि मैंने कोई ऐसा यानी इकदाम करना है जिसके नतीजे में ये गिरफ्तार करें, वरना तो हम पिछले 10 माह से फिर ही रहे हैं, मुकदमात भी बन गए और उसके बावजूद भी वो वक्त नहीं आ सका। लेकिन इसलिए हम हर वक्त ज़हनी तौर पर तैयार रहते हैं जब कोई चाहे गिरफ्तार करें। जी सुमैया। एजाज चौधरी साहब ये बताएं, अच्छा एजाज साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि गिरफ्तारी तो तब होती है जब आप कानून हाथ में लेते हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या तरीका क्या होगा? जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए लाहौर के माल रोड पर दफा 144 लगी हुई है, ठीक, हम जाएंगे और ये उसकी वायलेशन करेंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी कोई तहरीक कामयाब हुई थी गिरफ्तारियों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 1970 में थी। तो क्या करते थे, दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते थे, वो गिरफ्तार कर लेते थे। यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि पूरे पंजाब में 34 जेलें हैं, 64,000 उसमें कैपेसिटी है, 84,000 लोग वैसे हैं। सही। एजाज साहब मेरे पास लास्ट मिनट है, आपकी इजाजत से सुमैया लास्ट क्वेश्चन प्लीज। बस मुझे यही इसी सवाल के हवाले से सवाल करना था कि ये तो सिर्फ पंजाब की बात है ना, बाकी शहरों में भी तो गिरफ्तारियां होनी है, उसके लिए क्या लाए अमल है एजाज साहब? मैं ये इंशाअल्लाह ताला खुद हर डिवीजनल हेडक्वार्टर के ऊपर जा रहा हूँ और हर जगह जाकर इसके मुताबिक हल्फ लेंगे, तंजीम को तैयार कर रहे हैं ताकि वो रजिस्ट्रेशन करें। हर जो हमारा MNA MPA और उसका कैंडिडेट है, एस्पायरेंट है टिकट का, वो सब लोग रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से जेल भरो तहरीक को आगे जारी है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ थे और बता रहे थे कि इसी हफ्ते से, यानी 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं होगा अगर ये मामला आगे नहीं बढ़ता, नहीं तारीख नहीं दी जाती इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शंस की,
तो उसके बाद फिर जेल भरो तहरीक का 1 हफ्ते के अंदर अंदर आगाज़ कर दिया जाएगा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे APC कहाँ खो गई है और मिसाक मीशत की फिर बात हो रही है, वज़ीर ख़जाना पहुँचे सदर के पास, क्या हो रहा है, ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला। चंद दिन पहले तक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बड़ा चर्चा था, लेकिन 2 दफ़ा इस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी किया गया। अब इसका कहीं जिक्र नहीं मिल रहा। नून लीग ने, शहबाज शरीफ ने इसका इनिशिएटिव लिया, अब पीपल्स पार्टी भी ढूंढ रही है, उनको भी समझ नहीं आ रही कि कहाँ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। अब बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि जी सबके साथ बैठकर बात होनी चाहिए, वो जिनको हम पसंद नहीं करते उनको भी साथ आना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर किस तरह चलना है, पार्लियामेंट के बाहर किस तरह चलना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सदीक जानिए क्या हुआ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बड़ा चर्चा था, बड़ा ज़ोर शोर से, 1 दफ़ा नहीं फिर दूसरी दफ़ा अब होगी, 2 दफ़ा मुलतवी हो गई। अब कुछ समझ नहीं आ रही इसका मकसद क्या था, किस लिए होनी थी और अब क्यों नहीं हो रही। देखें, दोनों सूरतों में इनके लिए मसला था। एक तो ये कि इमरान खान के बगैर ये कर नहीं सकते और इमरान खान की मौजूदगी में करने के लिए इमरान खान ने जो शराइत रखी हैं वो भी इनको काबिल कबूल नहीं है। पहली चीज़ ये है कि 13 जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, अदालतें इनके साथ हैं, मीडिया इनके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है और ये खुद ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट दिलो जान से हमारे साथ है और इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, माफियाज इनके साथ हैं, अशराफी इनके साथ है, सब इनके साथ हैं। अगर कोई साथ नहीं है तो वो इमरान खान है। इमरान खान को कहा गया था कि जी ये नातजुर्बेकार है, इससे हुकूमत चल नहीं रही, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, उसको निकाला, इन 13 जमातों को लाए, ये बड़े तजर्बाकार हैं, शहबाज शरीफ बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पीपल्स पार्टी की क्या बात है, और ये इतने करप्ट नहीं है जितना हमने इनको करप्ट कह दिया है, ये इतने बुरे नहीं है जितना हमने इनको बुरा बना दिया, ये कहा गया था। और इनको फिर इक़्तिदार में लाया गया, फिर 10 माह में जो इन्होंने किया वो आपके सामने है। अब मामला ये है कि ये चाहते ये थे कि इमरान खान को भी बिठाएं और 2 चीज़ों पर इमरान खान को ऑन बोर्ड लाएं, 2 चीज़ों पर इमरान खान के दस्तखत करवाएं। एक, जो IMF के साथ मुआहदे के बाद जो आवाम के साथ करने जा रहे हैं उस पर ये कहें कि इमरान खान भी हमारे साथ है। दूसरा, जो ये दोबारा कोई अफगानिस्तान के अंदर या बॉर्डर पर या KPK के अंदर जो अमेरिका की ईमा के ऊपर कोई जंग जो शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी ये इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना चाहते थे। पहली चीज़ तो इमरान खान ने वाजे कर दी कि दोनों चीज़ों में मैं आपके साथ नहीं हूँ, ना जो आप IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए जो आवाम के साथ करने जा रहे हैं और ना ही जो आप कह रहे हैं कि जो आपको ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं वो उसमें मैं आपके साथ हूँ। अगर तो आपने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो नज़र आ रहा है कि हम अमेरिका के सामने झोली उठाकर खड़े हुए हैं, उनके पाँव में पड़े हुए हैं कि आप हमें हुक्म करें, हम आपकी खातिर जो है वो अपने मुल्क के अंदर दोबारा जंग शुरू करने के लिए तैयार हैं, हम अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत करने को तैयार हैं, बस आप हमसे राजी हो जाएं, आप हमें माफ़ कर दें, तो इस पर मैं आपके साथ नहीं हूँ। दूसरा, इमरान खान ने कहा कि आप हमें एक तरफ बुलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। शेख रशीद अभी तक गिरफ्तार हैं, इस वक्त भी गिरफ्तार हैं, बल्कि उनके जो वकील हैं, जो उनके वकील और उनके भतीजे मिल के आए जेल में, जो शहबाज खान एडवोकेट जो उनके वकील हैं वो और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक, वो बता रहे हैं कि उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है जेल के अंदर शेख रशीद के साथ, उनको बासी खाना दिया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, एक बार फिर उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, जो खुद शेख रशीद बता चुके हैं TV पर कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो इमरान खान अब कहते हैं कि अगर आपने बुलाना है तो आप अपने कंडक्ट को ठीक करें। अब इमरान खान आ नहीं रहा, इमरान खान जब तक आए नहीं उस वक्त तक APC का फायदा नहीं है। और तहरीक इंसाफ तो यहाँ तक भी कह रही है कि भाई अगर ये इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर APC हो रही है तो इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करें, इस्टेब्लिशमेंट हमें बुलाए, और फिर जब इस्टेब्लिशमेंट हमें बुलाएगी तो हम पहले उनसे भी बात करेंगे कि आप हमें तो बुला रहे हैं लेकिन ये चीज़ें आपकी तरफ से हो रही हैं तो कैसे आप हमें बुला रहे हैं। एक तरफ आपको हमारी ज़रूरत है, दूसरी तरफ आप हमारे खिलाफ ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इसलिए APC नहीं हो रही क्योंकि इमरान खान ऑन बोर्ड आ नहीं रहे। और इस APC का सिर्फ और सिर्फ मकसद इमरान खान को बुला के उनसे दस्तखत करवाने थे, उनसे ठप्पा लगवाना था, और ये जो गंद है इस हुकूमत का, उस गंद का बोझ इमरान खान के सर पे भी लादना था, जो कि इमरान खान ने इनकार कर दिया। फवाद चौधरी ने भी ये बात की है कि बिलावल भुट्टो चले कह रहे हैं कि जी चलो पीपल्स पार्टी बुला लेती कोई APC, वो कहते हैं इस पर मैं इनकार तो नहीं करूँगा, लेकिन मोहम्मद खान भट्टी को सिंध से गायब किया जाता है और मुकदमा फिर बगावत का शौकत तरीन साहब पर, वो भी सेनेटर हैं, उनके खिलाफ दर्ज हो रहा है। तो ये कंडक्ट बड़ा अजीब है कि एक तरफ बगावत की मुकदमात हैं, लेकिन सुमैया एक और डेवलपमेंट हम IMF के हवाले से देख रहे हैं। सदर ममलकत से अब जाकर फिर मिलते हैं इसहाक डार साहब, फिर मिसाक मईशत की वो बात करते हैं कि IMF की शराइत है, तो वो इसकी भी ओनरशिप कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह, यानी सदर ममलकत को ऑर्डिनेंस शायद करना पड़ेगा वरना तो IMF से मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई वो कह रहे हैं देर नहीं, पार्लियामेंट में तो जाने नहीं मामले को, सदर जो है दस्तखत कर दें ताकि फौरी तौर पर ये जो 170 अरब रुपये का टैक्स है, दीगर है 17 से 18% हमने सेल्स टैक्स करना है, क्योंकि IMF नहीं मान रहा, वो कह रहा है एक दफ़ा नहीं टैक्स लगाना, आपने मुसलसल टैक्स लगाना है। तो वो शराइत बात तो फिर वहीं आ रही है कि तहरीक इंसाफ की है, सदर मुमलकत की, तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ गई।
वैसे खबर ये है उसामा कि सदर मुमलिकत ने मना कर दिया और काबीना इस पर सर जोड़कर बैठ गई है कि अब दूसरा तरीका क्या हो, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, क्या किया जाए कि जहाँ पर ये टैक्सेस का निफाज अवाम पर किया जाए। कहने को तो उसामा हम एक आज़ाद और आइनी और जमहूरी रियासत हैं और वैसे तो एक आइन पर हम कार फरमा हैं, लेकिन बज़ाहिर जो देखा जाए आइन को कितनी बार यहाँ पर वॉयलेट किया गया, कितनी बार तोड़ा गया। सवाल ये भी है उसामा कि यहाँ पर क्या वाकई आज़ादी इज़हार राय है, क्या यहाँ पर वाकई ताकत का सरचश्मा अवाम है? तो जवाब क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी शेख रशीद की बात की सिद्दीक जान ने, शेख रशीद को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था। अब यहाँ पर बयानात पर, ट्वीट्स पर, इंटरव्यूज़ पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये है आज़ादी इज़हार राय। यहाँ पर वाकई ताकत का सरचश्मा अवाम है कि जब अवाम निकलते हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, किस तरीके से उनके ख़वातीन और बच्चों के ऊपर जुल्म व सितम ढाया जाता है। और बार बार करने के लिए ये एक वज़ीर दाखिला कहते हैं कि अगर आप फिर निकले तो फिर यही होगा। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बिलावल भुट्टो साहब अगर ये कह रहे हैं कि एपीसी होनी चाहिए तो बिलावल साहब को भी चाहिए कि ज़रा पहले देख लें कि जो पीडीएम में तमाम जमातें हैं क्या वाकई वो चाहती हैं कि एपीसी हो, तो दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से बात हो, तो एपीसी हो तो यहाँ पर आइन को जो है एक बार फिर पामाल ना करने की कोशिश की जाए सियासी जमातों के हवाले से। अगर एपीसी हो तो यहाँ पर जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए की जाए। अगर एपीसी हो तो यहाँ पर बात हो आज़ादी इज़हार राय की। अगर एपीसी हो तो यहाँ पर बात हो कि अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। अगर एपीसी हो तो यहाँ पर बात अवाम की जाए। ये अगर हो तो बात तो फिर होनी चाहिए और एपीसी भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा सिद्दीक जान, बड़ी अच्छी बात की सुमैया ने कि एपीसी अगर हो तो आइन और कानून के लिए, लोगों के लिए हो, लेकिन यहाँ जो एपीसी हो रही है वो तो ऐसे कि जो सख्त फैसले, यानी सख्त या मुश्किल फैसले जिनको ये कह रहे हैं, उसके लिए ये कोई काबीना का साइज़ किस तरह से कम करना है उसके लिए नहीं हो रही। किस तरह हमने वो जो ऑस्टेरिटी मैयर्स, किफ़ायत शारी जो करनी है, 15 रुकनी वो कमेटी बनाई थी, उसने कहा जी 30 तक ले आएँ, आप खर्चे इस तरह कम करें, काबीना 30 तक तादाद ले आएँ, दीगर मामला। कोई इस तरह की सोच के साथ हो तो वो तो हमें होता नज़र नहीं आ रहा। वो तो वहाँ पर हमें खुली खिलाफ वर्जी आइन की नज़र आती है। हमने अभी ब्रेक के बाद तफसील से हम बात करेंगे कि इदारों के खिलाफ अब फिर मरियम जाग गई हैं, लेकिन इस एपीसी का मकसद भी तो समझ नहीं आया। देखिए, मैंने एपीसी के दो मकासद आपको बता दिए हैं। एक अमेरिका की कुर्बत हासिल करने के लिए जो दोबारा हमको पाकिस्तान के अंदर छेड़छाड़ करने जा रहे हैं, एक वो मकसद, और दूसरा मकसद जो है वो अवाम के ऊपर जो जुल्म ढाए गए हैं उसमें इमरान खान को शरीक जुर्म करना। ये दो मकासद हैं, तीसरा तो मकसद ही नहीं है। और बिल्कुल सुमैया ने ज़बरदस्त बात की कि भाई आप या तो कोई एजेंडा रखें ना। आप कहें हमने पेट्रोल सस्ता करना है, हमने डीजल सस्ता करना है, हमने बिजली सस्ती करनी है, हमने 5 जो अशया ज़रूरिया हैं लोगों के खाने पीने की, हमने जी ये आटा, हमने घी और सब्जियां, ये चीज़ें जो है हमें सस्ती करनी है, इसके लिए आए बैठे बताएं क्या करें। लेकिन ये तो मकसद नहीं है। मकसद तो है कि हमारी जो हमारा गंद है वो हम दूसरों के कंधे पे भी लाद सके, दूसरों के सर के ऊपर एक गंद का टोकरा रख सके, ये मकसद है। तो इमरान खान ने बहुत अच्छा किया है कि इमरान खान ने कहा कि मैं ये गंद का टोकरा आपका अपने सर पे नहीं रखूंगा और ना ही अमेरिका की खुशनुदी के लिए आप जो करने जा रहे हैं उसमें मैं आपके साथ शरीक हूंगा। अब ये आपने जो गंद के टोकरे की बात की, मुझे बड़ा दुख है कि अब हम देख रहे हैं कि इदारों की तरफ उछाला जा रहा है, फिर ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं अदलिया के खिलाफ। किस तरह के फैसले लेने की कोशिश है मरीम साहिबा, इनके ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान के बारे में तो एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं ये लाडले हैं इस सिस्टम के, किस तरह उनको रिलीफ मिलता है, उसके बावजूद अब ट्रेंड्स अदलिया के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। क्या कह रही हैं मरीम नवाज साहिबा, आपको सुनवाएंगे, आपको दिखाएंगे, इस पर बात भी करेंगे, इनको रिलीफ भी मिलता है, फिर भी ये बाकायदा एक कैंपेन बनाते हैं, कैंपेन बनाकर पूरी इन्वेस्टमेंट होती है और फिर इन्हीं की तरफ से इनके जो सोशल मीडिया लोग चलाते हैं वो सामने आकर बताते हैं, ओन करते हैं कि ये लो हम कर रहे हैं हमला अदलिया पर, जो करना है कर लो। ब्रेक के बाद तफसील से इस पर बात। अब पता चला। अब पता चला। मरीम नवाज साहिबा ने फिर से ट्रेंड्स बनवाना शुरू कर दिए हैं, अदलिया के खिलाफ फिर से बयानात देने शुरू कर दिए हैं। सिद्दीक जान, ये तो लग रहा है कि जिस तरह के फैसले चाह रहे हैं, यानी 100 के 100 फैसले हों, सारा फैसला अपने हक में, वो नहीं हो रहा। अब इस वजह से फिर से हमले शुरू हो गए हैं। देखिए, ये अदलिया के सबसे बड़े बेनिफिशरी शरीफ खानदान हैं। मरीम नवाज को बरी किसने किया, कैसे कराया गया, कैप्टन सफदर कैसे बरी हुए, शहबाज शरीफ कैसे बरी हुए, सलमान शहबाज कैसे बरी हुए, हमजा शहबाज कैसे बरी हुए, इसाक डार कैसे वापस आए, शहबाज शरीफ के एक और दामाद कैसे वापस आए, नवाज शरीफ को बाहर कैसे 50 रुपये पेपर पर भिजवाया गया। ये वो अदालतें हैं जो हफ्ते इतवार को खुलती रहीं, जो नवाज शरीफ की
जिन्होंने ज़िंदगी की ज़मानत इमरान खान से और उस्मान बुज़ार से मांगती रही, चेयरमैन नैब से, कि बयान हल्फी लिख के दें कि नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को मंगल के दिन तक कुछ नहीं होगा। हफ्ते वाले दिन ये बयान हल्फी मांगा गया कि मंगल के दिन तक नवाज शरीफ की ज़िंदगी कुछ नहीं होगा और वो जिंदा रहेंगे। तो ये सबसे बड़े बेनिफिशरी हमजा शहबाज अपनी घर की बेसमेंट में छुपे रहे और बगैर वहाँ पे पेश हुए उनको ज़मानत मिल गई। फिर जिस तरह से एक मरतबा फिर वो अदालत गए तो सिक्योरिटी हटा के उनको अंदर लाया गया, और ये सारी चीज़ें बड़े बेनिफिशरी हैं। कौम जानती है ये वही हैं जो फ़ोन करके और जस्टिस मलिक क़यूम साहब से अपनी मर्जी के फैसले लेते थे, जो अदलिया पर हमले करते थे, जो ब्रीफ केस देते थे। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। 10 साल बाद वापस आके भी इनके केसेस खुल जाते थे। हुदैबिया वाला केस जो बंद हुआ काजी फायज़ साहब की अदालत से, तो ये तो अदलिया के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। और एतजाज़ अहसन साहब कहा करते हैं कि ये लाडले हैं सिस्टम के। लेकिन दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो मरीम नवाज साहब बयानियां लेकर आई थी लंदन से, उस बयानी पे पार्टी के अंदर से इख्तलाफ शुरू हो गया है, आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और पार्टी कंफ्यूज है, फैसला नहीं कर पा रहे। तो वो 4 माह तक लंदन में रही। 4 माह में जो बयानिया तैयार किया 5 शख्सियात के खिलाफ, जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब, खोसा साहब, साकिब निसार साहब, इमरान खान साहब, ये सारे जो एक बयानिया तैयार हुआ था, उस बयानिए पे पार्टी के अंदर से मुखालफत शुरू हो गई है। अगर आप वो चला सकें कि मरीम नवाज साहब ने जो ये कहा था कि हमारी तो हुकूमत शुरू हुई 28 नवंबर से हुई है, यानी जब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने हैं तो हमारी तो हुकूमत उस दिन से शुरू हुई है, उस पर राना सनौला क्या कहते हैं, और उसके बाद जब ये आप सुन लेंगे फिर हम अगला सुनाएंगे। मरीम नवाज साहब ने कहा कि 28 नवंबर से हमारी हुकूमत शुरू हुई है। राना सनौला कह रहे हैं हमारा तो मौक़िफ़ ही नहीं है, पार्टी की पॉलिसी नहीं है। तो भाई कौन सी पॉलिसी है आपकी? कंफ्यूज हैं, पता नहीं है। ना कारकर्दगी का बयानी इनके हाथ में है, ना कोई और बयानी इनके हाथ में है, ना सियासी तौर पर क्लियर है, ना मुआशी तौर पर क्लियर है, कुछ इनके हाथ में नहीं रहा। अब जरा शाहिद अकबर अब्बासी साहब को देखेंगे, जब उनसे नादिया मिर्जा साहिबा ने यही सवाल किया तो उन्होंने क्या जबरदस्त बात की और किस तरह से उन्होंने मरीम नवाज साहिबा की पॉलिसी की मुखालफत की है। ये आपने देखा कि शाहिद अकबर अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी बतानी होती है। आप बताएं कि 10 माह में आपने क्या किया है, वही पुराने इल्जाम जो नवाज शरीफ पहले कह चुके हैं। तो इससे ये वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है, अंदरूनी इख्लाफात का शिकार है, कंफ्यूज है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई पता नहीं है क्या बयानियां बनाना है क्या नहीं बनाना। और मरीम नवाज साहब ने लंदन से आने के बाद पहले 15 दिन में जो बयानिया आवाम के सामने रखा वो पिट चुका है, ना मीडिया में कवरेज हुई, ना आवाम अट्रैक्ट हुई। तो ये सूरत हाल आपके सामने है कि खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अच्छा, अब सुमैया ये जो बात सदीक ने कही, लगता यह है कि मरीम नवाज साहबा जो सोच कर आई थी या यहाँ से जो उनके ग्रुप ने उनको फीडबैक दिया था आप आएंगी तो कमाल हो जाएगा, वो नहीं। अब तो हाल ये है कि वो कह रही थी मोबाइल फ़ोन कोई ना लेकर आए पार्टी की किसी मीटिंग में, ताकि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, कोई एतराज़ करें, वो खबरें बाहर ना आ जाएँ। क्योंकि इस तरह की खबरें आई कि वो इस्लामाबाद जाती हैं तो वहाँ पर डांट टपट शुरू हो जाती है किसी की, और कहीं और जाती हैं तो वहाँ वो कहती हैं जी ये हॉल क्यों नहीं भर सके आप, खारदार तारें भी लगाई हुई थी, माहौल बनाया, PTV कवरेज कर रहा है, बड़ा पैसा लगाया गया, लेकिन लोग ही नहीं आए। तो आगे से जो इंतज़ाम में जो लोग बेचारे होते हैं, वहाँ की लोकल लीडरशिप, वो कहती है कि जी महंगाई इतनी है कि लोग जिम्मेदार हमें ठहरा रहे हैं। कोई कारकुन खड़े होकर एहतजाज शुरू कर देती है, उसको धक्के पड़ते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि जी मोबाइल फ़ोन ही ना लाए जाएँ। तो ये जो सोच कर आई थी मरीम साहबा, वो काम नहीं हो सका। कहीं हमें नज़र आता है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब वो पार्टी पॉलिसी के हवाले से बता रहे हैं कि जनाब गलत किया गया, उनके खिलाफ एक्शन लें, शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ एक्शन लें, वो मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ एक्शन लें। यहाँ तो सभी तैयार होते चले जा रहे हैं। अब तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मरीम को सदर बनाया गया या इससे ऊपर ले जाएगा फिर मैं सोचूंगा कि फिर मैंने पार्टी में रहना है नहीं। देखिए ना उसामा, वो ख्यालों की दुनिया में रहती हैं और वो ख्यालों की दुनिया में रहते हुए वापस आ गई। उनको लगा कि उनका करिश्मा ही इतना ज़्यादा है कि उनके आने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो अभी कुछ दिनों पहले कैप्टन सफदर ने भांडा फोड़ा है और जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो बड़ी गौर तलब है। ये ऐसे ही उन्होंने ये बात नहीं कर दी, वो जो इतने कसीदे पढ़ रहे हैं इमरान खान साहब के, वो जो खुद अपनी अहलिया के बारे में बातें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। और जहाँ तक ये बात की वो जो क्राउड पुल कर लेती हैं, उनके आने से ही इतने लोग हो जाते हैं, तो अब वो सूरत हाल नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, हत्ता के लोग परेशान इस हद तक हो चुके हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी सदीक जान ने बताया, ये जो अब अदलिया पर हमले शुरू कर दिए हैं और अपनी ही उनकी लीडरशिप उसको डिनाई कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कई रिश्तेदारियां ले आई हैं। ये आपको लगता है बुखलाहट और उस परेशानी की वजह से है कि बात नहीं बन रही, तो अब जनाब उन्हीं इदारों पर हमले शुरू कर दिए जो जिनसे सबसे ज्यादा बेनिफिट ले चुके हैं, अभी भी उसी सिस्टम के तहत यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो माजी में भी तो यही करते रहे ना उसामा, माजी में भी इसी तरह कैंपेन चलती रही। माजी में भी हमने देखा अदलिया पर, जजेस पर किस किस तरह के हमले किए गए, कैसे कैसी जुबानें इस्तेमाल की गई, वो सब ऑन रिकॉर्ड है।
तो जैसे ही उनके खिलाफ कुछ आना शुरू होता है, जुबान बदल जाती है, कैंपेन शुरू हो जाती है। इसके लिए बाकायदा लोग रखे गए हैं जो सोशल मीडिया में ना ऐसे लोग भर्ती किए गए हैं जो इस तरह की कैंपेन चलाएं, जो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद वो लीडरशिप जो है वो उसको अपने आप से हटाना शुरू कर देती है। वो कहती है ये हम नहीं है, ये पार्टी का बयानिया नहीं है, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन अफसोस की बात ये उसामा, एक बात बस मैं कहूंगी, अफसोस की बात ये कि इतनी घटिया कैंपेन चला के भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये गंदे ही हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। और एक सवाल ये बनता है, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं सिर्फ ये सवाल आप लोगों के लिए भी छोड़े जा रहा हूँ और हमारे इख्तियार के लिए भी, कि बगावत के मुकदमे, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन फ़लाँ, तो अब जो ट्रेंड्स बन रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, यहाँ किसी की कोई तौहीन नहीं हो रही, यहाँ किसी को गुस्सा नहीं आ रहा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।